हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। अभी लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कुछ कन्वर्जन देखे थे और फिर बाद में कन्वेंशन दैट आर यूज फॉर दी एसआई यूनिट। हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। अभी हम लेक्चर नंबर 3 में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे पैरेलैक्स मेथड और फिर बाद में हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट मेजर फॉर टाइम, लेंथ और मास के लिए जो मेजर करते हैं स्टैंडर्ड, वो देखेंगे। अभी हम देखने वाले व्हाट इज द पैरेलैक्स मेथड। अभी हम सबको पता है कि आपको अगर 10 मीटर मेजर करने के लिए बोलेंगे तो आप स्केल लेंगे, 10 मीटर नाप लेंगे और मेजर कर लेंगे। छोटा डिस्टेंस रहेगा तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? अभी मान लो आपको बोला कि सन अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस नाप लो, तो आप स्केल लेके नापोगे क्या? नहीं, उसके लिए कुछ तो अलग मेथड यूज करते हैं। उसी को उस मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। अभी पैरेलैक्स मेथड क्या है? अभी मान लो कि आपने अपने फेस के सामने अभी ये मार्कर, अगर आपके पास पेन रहेगा तो आप पेन रखो। फिर बाद में मैंने अभी एक आंख बंद किया और वो मार्कर को ऑब्जर्व किया। फिर उसी मार्कर को मैंने दूसरा आंख बंद किया और ऑब्जर्व किया, तो मुझे वो मार्कर का पोजीशन चेंज होता है, दिखाई देता है। क्यों चेंज होता दिखाई देता है? क्योंकि हमारा एक आंख और दूसरे आंख में से डिस्टेंस है। अभी एक ए ऑब्जर्वर हो गया और दूसरा एक ए ऑब्जर्वर हो गया, तभी मार्कर का पोजीशन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए मार्कर का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। व्हाट इज द पैरेलैक्स मेथड का डेफिनेशन क्या होगा? फिर चेंज इन द पोजीशन ऑफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अभी मार्कर होगा ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्वर का पोजीशन जैसे चेंज होगा वैसे ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, उसी को पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या है? apparent change in position of object due to change in position of observer। ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी आपने एक आंख बंद किया और मार्कर को देखा, फिर दूसरा आंख बंद किया और मार्कर को देखा, तो मार्कर का पोजीशन मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि हमारे दोनों आंखों में कुछ डिस्टेंस है। अभी इसको एक ऑब्जर्वर मान लो और उसको एक ऑब्जर्वर मान लो। अभी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो उसका अलग दिखाई दे रहा है। अभी ये ऑब्जर्वर दूसरा दिया तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारा आइज का ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी ध्यान में रखो, इसी मेथड का यूज करके हम बहुत बड़े बड़े जो डिस्टेंस है वो नापते हैं। अभी मान लो अर्थ से सन का, सन से मून का, ये अभी अब डिस्टेंस सब नाप सकते हैं। अभी मान लो अभी मान लो ये हमारे एक आंख है और एक दूसरा आंख है। ये डिस्टेंस कुछ पी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अभी अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापने का हमको ओपी, वो कैसे नापेंगे? अभी मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस एक आंख से देखा, ये पी पोजीशन पे एक आंख से हमने ये ऑब्जेक्ट देखा, फिर दूसरे आंख से एक ऑब्जेक्ट देखा। अभी एक आंख से हम जब ऑब्जेक्ट दिखेंगे तो एक यहाँ से एक लाइन मारेंगे, फिर यहाँ से जो देखा तो दूसरा लाइन मारेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो गया? ये एंगल क्रिएट हो गया। ये थीटा एंगल को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल। अभी एंगल क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अभी यहाँ से ई से अभी मैंने ऐसे देखा और एक लाइन मारा, और यहाँ से भी वही ऑब्जेक्ट देख रहे, तो यहाँ से भी एक लाइन हो गया, फिर ये दोनों लाइन का क्या हो गया? वो एंगल क्रिएट हो गया। इस एंगल को हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। अभी हमको ये पैरेलैक्स एंगल पता चलेगा और डिस्टेंस E1 E2 है तो हमको पता ही रहेगा ये डिस्टेंस E1 E2, तो हम ये ओपी डिस्टेंस नाप सकते। तो ओपी डिस्टेंस कैसे नापेंगे हम? E1 E2 डिवाइडेड बाय थीटा, where theta is the parallax angle। अभी मान लो अभी डिस्टेंस बहुत लंबे लंबे रहते हैं। अभी आपको सन से मून का डिस्टेंस नापना रहेगा तो आग का जो मेथड है वो काम आएगा? नहीं काम आएगा। तो फिर कौन सी मेथड? कंसेप्ट यही रहेगा कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर चेंज करके हम वो डिस्टेंस नाप सकते हैं। लेकिन हम आग का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फिर उसकी जगह से क्या करेंगे? हम दो अलग अलग जगह लेंगे, अर्थ के सरफेस से, वहां से हम एक
ऑब्जेक्ट या प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर बाद में उसका लेंथ नाप सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगला। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट। अभी मान लो एक प्लेनेट है, यस, ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है जहाँ पे हम खड़े हैं। अभी हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर ना देखेंगे जो कुछ डिस्टेंस पे अर्थ के सरफेस पे है। अभी मान लो कि एक ऑब्जर्वर है ए और एक ऑब्जर्वर है बी, ये दोनों अर्थ के सरफेस पे है और वो एक डिस्टिंक्ट प्लेनेट यस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी यहां से ये पॉइंट में से देखेंगे हम, ये अर्थ है। अभी ये पॉइंट से ये हमने डिस्टेंस प्लेनेट देखा, तो यहां से हमने देखा, तो यहां से एक लाइन निकाल दिया हमने, ये हो गया ए पॉइंट से। अभी बी पॉइंट से देखेंगे, अभी बी पॉइंट से भी ये डिस्टिंक्ट प्लेनेट हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां से एक लाइन आ गया। अभी ये एंगल क्या हो गया, फिर ये दोनों एक ही पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हम ए से भी एक ही पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं और बी से भी एक ही पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से एक लाइन निकला, यहाँ से एक लाइन निकला, तो ये एंगल क्या फॉर्म हो गया। इसे को क्या बोलते हैं, पैरेलेक्स एंगल। पैरेलेक्स एंगल। अभी मान लो कि दोनों जो ऑब्जर्वर है उनके बीच का डिस्टेंस मान लो बी है, और मान लो कि अर्थ सरफेस से डिस्टेंस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो मान लो डी है। आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों जो ऑब्जर्वर जो अर्थ पे है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बी है, और ये बहुत दूर जो प्लैनेट है उसका और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो मान लो डी है। अभी आपको सब पता है कि प्लैनेट बहुत दूर है अर्थ से, बहुत लंबा है, और जो अर्थ ये दोनों ऑब्जर्वर दोनों अर्थ पे ही है ना, तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो रहेगा एज कम्पेयर टू डी डिस्टेंस, क्योंकि ये डी डिस्टेंस क्या है, प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। तो क्या है, वो डी डिस्टेंस जो है अर्थ और प्लैनेट के बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू क्या, जो दोनों ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है इससे डी बहुत बड़ा रहेगा। फिर ये दोनों का हम जब रेशो लेंगे डी बाई बी का, तो बहुत छोटा आएगा, बहुत बहुत छोटा, नियरली जीरो के बराबर ही रहेगा, लेकिन जीरो से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो अगर ये दोनों के बीच का जो रेशो है, मतलब इसका और इसका, क्योंकि ये जो डी डिस्टेंस है वो अर्थ और प्लैनेट में का डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रहेगा। अभी आपको पता है अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, इतना दूर रहता है। और मान लो दोनों ऑब्जर्वर 2 या 3 किलोमीटर पे खड़े, तो ये डी डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया ना, तो इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे, ये डी का और बी का, तो बहुत छोटा रहेगा। इसीलिए रेशो भी छोटा रहेगा, तो इसीलिए पैरेलेक्स एंगल भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। इसीलिए पैरेलेक्स एंगल भी क्या, स्मॉल रहेगा। अभी आप सबको पता है कि हम स्मॉल एंगल कैसे निकालते हैं, प्लेन एंगल मेथड से। स्मॉल एंगल आपको पता है, डी थीटा हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ये मान लो लेंथ ऑफ आर्क एस है और रेडियस है सर्कल का, तो डी थीटा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यही फॉर्मूला हम इधर लगाने वाले, क्योंकि क्या हो गया, पैरेलेक्स एंगल बहुत छोटा होगा, इसको भी क्या मानेंगे हम, डी थीटा कंसिडर करके ये सब निकालेंगे। अभी मान लो कि ये प्लैनेट से हम ऐसा एक आर्क निकाल सकते हैं, हम ऐसा एक घुमाया तो एक आर्क ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं हम, यहाँ से टुक 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 ये आ गया, टुक 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 ये आ गया। अभी एक आर्क लेंथ मान लो हम यल मान लेते हैं, लेकिन यल और बी नियरली इक्वल टू बराबर है, यल और बी नियरली इक्वल टू बराबर है। तो हम थीटा कैसे निकाल सकते हैं, थीटा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अभी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या है, यल माने क्या है, यल और बी का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, बी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस, रेडियस क्या होगा अभी, ये डिस्टेंस डी, समझ में आ रहा है, डी। अभी थीटा क्या होगा, बी बाई डी। अभी हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अभी डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ क्या है, डी, तो डी क्या हो गया,
b/थीटा। ये हो गया डिस्टेंस। हम इस तरह से जो डिस्टेंस है प्लेनेट का अर्थ से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, d=b/थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अभी क्या होगा, अभी मेजरमेंट ऑफ, अभी पहले क्या होगा हमारे प्लेनेट, अभी देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस प्लेनेट होगा। अभी स्टार का देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। अभी जो सबसे नजदीक स्टार है अर्थ के, वो कौन सा है, सन है। सन सबसे अर्थ का नजदीक स्टार है, और उसका जो अगला वाला स्टार है वो अर्थ से 4.29 लाइट ईयर्स दूर है। सबसे नजदीक अर्थ से कौन सा है, सन, सन है। और उससे दूर जो है कौन सा जो प्लैनेट रहेगा, इसके और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4.29 लाइट ईयर्स। अभी लाइट ईयर क्या है, एक यूनिट है जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस रहते हैं हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं, ये ध्यान में रखो। अभी आपको नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द लेंथ। अभी लाइट ईयर भी बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, इसीलिए लाइट ईयर यूज करते हैं। 1 लाइट ईयर कितना होता है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना बड़ा डिस्टेंस रहता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो अर्थ से वो जो नेक्स्ट वाला, सन के नेक्स्ट वाला जो स्टार है उसका डिस्टेंस क्या है, 4.29 लाइट ईयर से। अभी ये हो गया। अभी आप सबको पता है ये सन, और उसके ये ऑर्बिट में क्या, अर्थ। ये जो अर्थ है वो सन के अगल बगल घूमते रहते हैं, आप सबको पता है। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और फिर यहाँ से भी यहाँ क्या है, होगा ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी बहुत बड़े बड़े जो डिस्टेंस है वो मेजर करने का एक यूनिट है। एक यूनिट क्या हो गया, लाइट ईयर। दूसरा यूनिट क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बड़ा डिस्टेंस रहता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये इतना बड़ा डिस्टेंस रहता है। अभी सन, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अर्थ जो है सन के अगल बगल घूमता रहता है, ये आप सबको पता है। अभी हम आप पता है कि हम जब पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं तो हम अर्थ के सरफेस में से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं। अभी ये अर्थ होगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ले ले, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ले ले, और एक प्लेनेट मेजर करने का है तो यहाँ से एक हो गया। लेकिन हम जब स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने रहता है तो हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट अर्थ के सरफेस से नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए हम वो स्टार का डिस्टेंस नाप नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, बहुत दूर दूर के पॉइंट लेते हैं। 2 ऑब्जर्वर जो रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहने चाहिए। अभी बहुत दूर कौन से अंतर पे हो गया, अभी मान लो कि अर्थ जो है सन के अगल बगल घूमते रहते हैं। अर्थ और सन के बीच का क्या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो हम एक ऑब्जर्वर के कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे लेंगे, और दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, जो सर्कल अर्थ यहाँ पे घूमते यहाँ पे आएगा ट्राइमीटर के अपोजिट पॉइंट पे, तो एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दोनों का 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और मान लो कि एक स्टार है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस आपको मेजर करने का है। तो एक ऑब्जर्वर हम यहाँ पे रखेंगे, और दूसरा ऑब्जर्वर जब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा
तब यहाँ पे तो मेजर डिस्टेंस ऑफ स्टार ऐसे मेजर करते हैं। हम अर्थ के सरफेस से 2 पॉइंट नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत छोटे पॉइंट, बहुत डिस्टेंस जो रहता है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो हमको डिस्टेंस जो है स्टार का हम अर्थ से नाप नहीं सकते। तो हम क्या कर देंगे, दो बहुत लंबे डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर लेंगे। तो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे लेंगे और दूसरा यहाँ पे लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये ध्यान में रखो आप। अभी मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द स्टार है प्लैनेट। साइज ऑफ प्लैनेट, अभी मान लो कि ये प्लैनेट है, इसका डायमीटर d है। अभी ये अर्थ है, अभी मान लो कि साइज ऑफ, अभी इसका डायमीटर d है, d डायमीटर हमको मेजर करने का है। अभी मान लो कि ये 2 पॉइंट, अभी एक अर्थ पे एक ही सिंगल पॉइंट पे ये 2 डायमीटर के अपोजिट जो पॉइंट है वो कुछ तो एंगल बनाएंगे। मान लो कि अभी हम अर्थ से ये प्लैनेट ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। फिर ये डायमीटर, अभी ये पॉइंट मान लो ए और ये पॉइंट मान लो बी। अभी टेलीस्कोप और ये पॉइंट मान लो सी। अभी हम जब टेलीस्कोप से देखेंगे, पहले एक ए पॉइंट देखा, तो ये पॉइंट देखा तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे। फिर अर्थ से हमने बी पॉइंट देखा, तो बी पॉइंट, फिर यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे हम। ये ए और बी के डायमेंट्रिकल अपोजिट पॉइंट से हमने अर्थ से देखे, तो अर्थ से हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, फिर ये एंगल क्रिएट हुआ। ये एंगल हम क्या मानते हैं, इसको पैरेलेक्स एंगल। फिर अब जब ये 2 डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट, ये 2 डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट और एंगल, इसके हेल्प से हम डायमीटर डी निकाल सकते। अभी मान लो कि ये अर्थ और प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो मान लो डी मान लो। अभी वही सेम वही कंसेप्ट यूज होने वाला है। अभी डी जो है, जो प्लैनेट और अर्थ का डिस्टेंस है, वो बहुत बहुत लंबा होएगा, वो बहुत लंबा रहेगा एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत, अभी कुछ लाख किलोमीटर या कुछ करोड़ किलोमीटर रहेगा और एक 1000 किलोमीटर में डिस्टेंस रहेगा मान लो प्लैनेट का जो डायमीटर है। तो अब अभी दोनों का रेशो लेंगे, डी बाई डी का ये बहुत छोटा आएगा ना, ये बहुत छोटा आएगा। तो जो एंगल है इसको अल्फा माने, कुछ भी मान लो, अल्फा थीटा बीटा आपको जो, लेकिन आपके बुक में अल्फा थी इसलिए मैं अल्फा मान रहा हूँ। फिर अल्फा भी बहुत छोटा आएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल का मेथड यूज करेंगे। प्लेन एंगल का मेथड क्या है, अभी यहाँ से हम आर्क निकाला, ऐसा ऐसा था, ये पॉइंट यहाँ से घुमाए तो क्या आर्क निकालेगा ना। तो अल्फा एंगल कैसा निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, डी, और रेडियस क्या है, कैपिटल डी। अभी हमको क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ प्लैनेट चाहिए ना, तो इधर क्या है, डी इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डी। इस मेथड से हम साइज ऑफ प्लैनेट निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक ही कंसेप्ट है, हर बार हमको यूज करने का है बस। इससे हम मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द प्लैनेट हम मेजर कर सकते हैं। अभी ये हो गया बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस का। अभी हमको छोटा डिस्टेंस मेजर करना रहेगा, तो अभी छोटे छोटे एटम्स रहते हैं, उसका मॉलिक्यूल रहता है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अभी उसका डायमीटर मेजर करने का, तो हम कैसे, कौन सी यूनिट, अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, अभी मेजरमेंट फॉर स्मॉल डिस्टेंस देखेंगे हम। स्मॉल डिस्टेंस, अभी छोटे छोटे जो अभी आइटम्स रहते हैं बहुत छोटे रहते हैं, हमको आँख को भी नहीं दिखाई देता, तो उसका डायमीटर, उसका साइज निकालने के लिए हमको क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग मतलब बहुत बड़ा रहता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम बहुत बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल साइज डायमीटर सब नाप सकते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज नहीं यूज करते। स्क्रू गेज, ये दो जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत छोटे छोटे डायमीटर या डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अभी वर्नियर के लिए स्क्रू गेज, अभी मान लो अभी ये मार्कर का टिप है, अभी इसका मेरे को डायमीटर मेजर करने का है तो मैं या वर्नियर कैलिपर यूज करूंगा या स्क्रू गेज यूज करूंगा। आप जब 11th में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल आएगा, उसमें आप समझ में आ ही जाएगा। ये वर्नियर कैलिपर का अभी निप का मेरे को डायमीटर मेजर करने का है तो हम दोनों में से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। अभी छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट करते हैं, फर्मी या एंगस्ट्रॉम। एक फर्मी मतलब क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा डिस्टेंस रहता है। और एक एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये इतना छोटा रहता है। ये सब ध्यान दें। अभी आपको बोला अभी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो एक हो गया फर्मी और दूसरा हो गया एंगस्ट्रॉम हो गया। और बड़े यूनिट मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट आते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा होगा लाइट ईयर और तीसरा है कि पैरा सेकंड करके। ये पैरा सेकंड भी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करने का यूनिट है, मेजर करने का। एक पैरा सेकंड इज इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर, इतना बहुत बड़ा डिस्टेंस रहता है, ये ध्यान में रखो। तो बहुत बड़े डिस्टेंस मेजर करने कौन कौन से तीन यूनिट है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा एक लाइट है और तीसरा एक पैरा सेकंड। और छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट है, एक फर्मी हो गया और एक एंगस्ट्रॉम हो गया। ये आप सब ध्यान में रखो। ये CET नीट आप IIT जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये सब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देने वाला हूँ, ये सब ध्यान में रखो। अभी हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ मास पे। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। हम सबको पता है मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और मास का यूनिट क्या है, केजी है। अभी हम सबको पता है कि केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन अभी मान रहे हैं ना कि केजी अभी हम सबको पता है 1 kg 2 kg स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन पहले के ज़माने में केजी कैसे मेजर करते थे, तो पहले के ज़माने में केजी कैसे मेजर करते थे, इन 1889 में एक शाइनी पीस था, किसका, प्लेटिनम इरेडियम अलॉय का एक शाइनी पीस था जो स्पेशल ग्लास केस में रखा गया था। कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर जो इंटरनेशनल ब्यूरो, वहाँ पे ग्लास केस में किसका अलॉय रखा गया था, शाइनी पीस ऑफ प्लेटिनम इरेडियम अलॉय का। प्लेटिनम इरेडियम का जो शाइनी पीस का अलॉय था वो स्पेशल ग्लास केस में कहाँ पे रखा गया था, एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर में। और उसी पीस को 1 kg मास मानते थे। फिर जैसे दिन ढलते गए वो उस पीस पे क्या हो गया, जो एटमॉस्फेयर का डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर जाकर बैठने लग गए तो उसका वेट क्या हो गया, वेरी करने लग गया। तो हमको और मोर प्रिसाइज यूनिट चाहिए था मेजरमेंट ऑफ मास के लिए। मास को यूनिट को मेजर करने के लिए मोर प्रिसाइज यूनिट चाहिए था। तो हम मास किस में मेजर करने लगे, फिर बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करने लगे, बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अभी आप सबको पता है, अभी एक मेटल में से हम जब करंट पास करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करता है। वो कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब मेटल में से हम करंट पास करते तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब क्या, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो जो मैग्नेटिक पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करता है। यही एप्लीकेशन बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हेवी क्रेस में तो बड़े बड़े हेवी मटेरियल जो रहते हैं
वो उठाने के लिए यही कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या की कंसेप्ट यूज करते हैं, करंट में जो मेटल में से पास करते तो मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और वो बड़े बड़े हेवी एटम्स रहते हैं स्टील आयन के, वो उठाने के लिए यूज करते हैं। तो यही, तो अभी क्या मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मास हम किस में मेजर करने लगे, मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अभी कैसे मेजर करने लगे, मान लो अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इस पे यहाँ पे एक 1 kg मास अटैच किया हुआ है, तो हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जब तक ये वेट बैलेंस नहीं कर देता, तब तक जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा सीधा नहीं हो जाता। मान लो कि यहाँ पे 1 kg अटैच किया हुआ है, ये 1 kg अटैच है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितना करंट पास करेंगे, जितना करंट पास करेंगे जब तक ये वेट बैलेंस नहीं कर देता तब तक। तो अब मास का वेट के डेफिनेशन क्या होगा इसका, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passes through electromagnet to balance the 1 kg weight which is attached to the other side of electromagnet। अभी ध्यान में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितना करंट पास करेंगे जब तक कि 1 kg वेट बैलेंस नहीं कर देता, और जितना करंट पास करेगा उस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 kg मास कंसिडर करेंगे। अभी हम सबको पता है, अब जब हमको एटम्स और मॉलिक्यूल का वेट मेजर करना रहेगा तो एक केजी बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उनका वेट मेजर करने के लिए हमको केजी हम इस केजी की यूनिट हम इस्तेमाल नहीं करते। तो कौन सी यूनिट में इस्तेमाल करते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये यूनिट में इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल का वेट मेजर करने के लिए। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, इतना छोटा ये मास रहता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वेट मेजर करने का, मास मेजर करने कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट। अभी ध्यान में आ रहा है। अभी हम सबको पता है कि हम कौन से भी मास मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत रहती है, वैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का मास मेजर करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत रहती है, जिसको स्टैंडर्ड मान के हम बाकी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वेट मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम कार्बन 12 का जो है एटॉमिक मास वो एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं, और इसको स्टैंडर्ड मान के हम बाकी का जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो है मास मेजर करते हैं। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, वही 1.66 इंटू 10⁻27 kg। यही C12, ये क्या है, C माने कार्बन, कार्बन का एटम है। इसका कार्बन 12 का मास स्टैंडर्ड मान के हम बाकी का मॉलिक्यूल्स और एटम्स का मास मेजर करते हैं। ये हो गया सब मेजरमेंट ऑफ मास का। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अभी हम सबको पता है लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या है, मीटर है। अभी हम सबको पता है, अभी आपको बोला कि 10 मीटर डिस्टेंस मेजर कर लो, आप स्केल लोगे और 10 मीटर मेजर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है वो स्केल स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन पहले के ज़माने में लेंथ कैसे स्टैंड मेजर करते थे, तो पहले के ज़माने में 1960 जो लेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मेजर करते थे। कैसे, वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट emitted by atoms of krypton during radiation। भाई 1960 तो 1 मीटर लेंथ कैसे मेजर कर सकते थे, वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट दैट इज इमिटेड बाय द एटम्स ऑफ क्रिप्टॉन ड्यूरिंग द रेडिएशन। इसको हम 1 मीटर लेंथ कंसिडर करते थे, लेकिन उसमें भी कुछ एक्यूरेसी नहीं दिखाई दी, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो मोर प्रिसाइज यूनिट हमने डिफाइन किया इन 1983 में। वो कैसे डिफाइन किया,
तो हमने एक लाइट लिया, लाइट को वैक्यूम में से पास किया। वैक्यूम क्या रहता है, जिस एरिया के अंदर एयर नहीं रहती वो एरिया को हम वैक्यूम बोलते हैं। तो हमने एक लाइट लिया और एक वैक्यूम में से पास किया। कितने टाइम इंटरवल में पास किया उसको, 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड, 3 × 10⁸ सेकेंड। इतने छोटे टाइम में लाइट को वैक्यूम में से पास किया, और इतने टाइम में लाइट वो वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हमने क्या दिया, 1 मीटर कंसिडर किया गया। इन 1983 हमने क्या किया, लाइट लिया, उसमें वैक्यूम में से पास किया। कितने टाइम में पास किया, 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। इतने छोटे इंटरवल में हमने लाइट को इस वैक्यूम में से पास किया गया। और इतने टाइम में लाइट जितना वैक्यूम में ट्रैवल किया, जितना पाथ उसने ट्रैवल किया इन वैक्यूम ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में, उसको हमने किया 1 मीटर लेंथ कंसिडर किया। और हम सबको पता है लाइट का स्पीड क्या रहता है वैक्यूम में, लाइट का स्पीड इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सब मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पहले हम मेजर लेंथ इन 1960 के किस में मेजर करते, वेव लेंथ में इन 1960। फिर उसमें भी कुछ एरर्स दिखाई देने लगे, तो फिर इन 1983 हमने लेंथ कैसे मेजर किया, एक लाइट को वैक्यूम में पास किया गया ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में। और इतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हमने कह दिया 1 मीटर लेंथ के। ये हो गया लेंथ का। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। अभी हम सबको पता है टाइम, पहले अभी हम हमारे पास घड़ी, तो हम 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया देखते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में घड़ी था देखो, तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे मेजर करते थे, तो स्टैंडर्ड टाइम पहले के ज़माने में कैसे मेजर करते थे, जो हमारा सूरज की रोशनी के ऊपर 1 दिन 2 दिन ऐसा मानते थे। अभी सूरज जब हमारे सर के ऊपर आए, जब दोपहर हो गई, तो दूसरे दिन दोपहर तक जब तक सूरज हमारे सर के ऊपर नहीं आया तो उसको 1 दिन मानते थे। कौन सा, अभी सूरज निकला और मेरे सर के ऊपर आया, दोपहर हो गई, तो दूसरे दिन तक जब सूरज मेरे सर के ऊपर नहीं आता उसी को 1 दिन मानते थे। तो सूरज के रोशनी के ऊपर पहले के ज़माने में टाइम मेजर करते थे। अभी हम सबको पता है एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 आवर्स। और 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं, 60। और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो पूरे दिन में कितने सेकंड रहते हैं, पूरे दिन में 24 आवर्स की जगह पे हम 60 डालेंगे, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने रहते हैं, 60 सेकंड रहते हैं। तो इन पूरा कैलकुलेशन करके ये क्या मिलेगा, 86,400 सेकेंड। इतना सेकंड 1 दिन में रहता है। फिर बाद में हमको भी कुछ एरर्स दिखाई देने लग गए, क्योंकि जो हमारा अर्थ का रोटेशन है वो कम कम होते जा रहा है डे बाय डे। इसके लिए जो हमारे लेंथ ऑफ द डे वो भी वेरी करने लग गया। तो हमको और मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम की जरूरत थी। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अभी सिस्मिक एटॉमिक क्लॉक यूज़ करते हैं फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम। अभी ये क्या है, इसमें पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सिस्मिक एटम मेजर करते हैं। क्या करते हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सिस्मिक एटम। और वो वाइब्रेशन मेजर करके वो 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड टाइम डिसाइड करते हैं। ये होगा मेजरमेंट ऑफ टाइम। बस यही बस थियरी थी, इसमें सब मेजरमेंट ऑफ टाइम, लेंथ और मास है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको सब और डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा। बस, थैंक यू।